हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इसका 9th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है 7.6 फास्फोरस और इसके इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉप्स कौन कौन से हैं। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। ये तीन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है। व्हाइट ही अल्ट्रावायलेट लाइट में येलो फास्फोरस भी कहलाता है। व्हाइट जो है हमारा ये नेचुरल है और ये दोनों आर्टिफिशियल है। व्हाइट हमारा कैसा फास्फोरस है, इसका नेचुरल फॉर्म है और येलो आर्टिफिशियल। नाउ अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे फास्फोरस को डिस्कस करेंगे। तो पहले व्हाइट फास्फोरस, फिर रेड फास्फोरस, फिर दोनों का कंपेयर एंड देन ब्लैक फास्फोरस। तो सबसे पहले हम क्या हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाइट फास्फोरस। तो सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर रहता है पी 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 एंड पी, क्योंकि फास्फोरस हमेशा P4 मॉलिक्यूल में रहता है। तो पी 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 पी। और इसके कनेक्शन कैसे रहते हैं देखिए। नाउ अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो इसके स्टेरिक नंबर से हमें पता चल जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो नियर अबाउट 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होने से क्या होता है, ये बॉन्ड एंगल से इसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। स्ट्रेन करीब करीब किसके बराबर हो जाता है, साइक्लो एल्केन के बॉन्ड एंगल के बराबर हो जाता है और स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब स्ट्रेन होने से क्या होगा, ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन इट इज वेरी रिएक्टिव। अब रिएक्टिव रहेगा तो किससे रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। अब बात को समझिए। सबसे पहले मैं व्हाइट फास्फोरस बता रहा हूँ। व्हाइट फास्फोरस में क्या है कि सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा तो फास्फोरस तो P4 के फॉर्म में रहता है। P1 P2 P3 P4 चारों फास्फोरस सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। नाउ अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो इट इज द sp3 बाय द वर्च्यू ऑफ देयर स्टेरिक नंबर। एंड ये बॉन्ड एंगल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फास्फोरस में 60 डिग्री है, जो कि साइक्लोएल्केन के बॉन्ड एंगल के बराबर है। अब ये बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा है, किसी चीज को आप 60 डिग्री पे बेंड करके रखेंगे तो उसके ऊपर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। सो ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन इट इज वेरी रिएक्टिव। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सा स्ट्रेन पड़ा हुआ है तो ये जल्द से जल्द कुछ ना कुछ वहां से हटने की कोशिश करेगा और इस रिएक्टिविटी के कारण ये क्या करेगा, रिएक्शन करना शुरू करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करेगा, फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है और ऑक्सीजन के साथ जब इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो P4O6 बनाएगा और फर्दर और एक्सेस मिला तो P4O10 बनाएगा। दैट मीन्स टू से आप इसको माइंड में ऐसा रख सकते हैं जैसे हमने कार्बन के केस में पढ़ा हुआ उसके ऑक्साइड को कि जब लिमिटेड सप्लाई मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक्सेस मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये दो फॉर्म है। आगे हम इसके ऑक्साइड्स के बारे में और भी डिटेल्स जानेंगे कि ये 10-10 ऑक्साइड कैसे बनाता है, नाइट्रोजन 5 ही ऑक्साइड बनाता था, वो सारी चीजें वन बाय वन हम करेंगे। तो अभी हमारे लिए क्या है कि व्हाइट फास्फोरस का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल के कारण इसके ऊपर बहुत सा एंगल स्ट्रेन है, बहुत सा उसके ऊपर दबाव है, बहुत परेशानी में है और उस परेशानी से बचने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो रिएक्टिव रहेगा और इस रिएक्टिविटी में ऑक्सीजन से रिएक्ट करते रहेगा। अब कैसे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से फास्फोरस, ऑक्सीजन अगर लिमिटेड सप्लाई रहा तो P4O6 एन और एक्सेस मिला तो P4O10। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये जो स्लो ऑक्सीडेशन हो रहा है ड्यू टू दिस स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है,
ड्यू टू दिस स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अब क्या हो रहा है कि फास्फोरस को हमने कहीं रखा हुआ है और एटमॉस्फेयर से जब वो ऑक्सीजन लेकर रिएक्ट कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस रिएक्शन करते रहेगा और इससे इसको फायदा क्या हो जाएगा कि इट ग्लोज इन डार्क हो जाएगा, इट ग्लोज, क्योंकि अंधेरे में चमकने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्लो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए इट ग्लोज इन डार्क। और इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोरेंस कहते हैं। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? फॉस्फोरेंस। तो एक चीज तो बहुत से क्लियर हो गई कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंटिन्यूअस स्लो ऑक्सीडेशन देते रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से स्लो ऑक्सीडेशन कंटिन्यूअस करता रहेगा। और ये स्लो ऑक्सीडेशन कंटिन्यूअस करते रहने के कारण ये डार्क में ग्लो करता है और डार्क में ग्लो करने का जो इसका ये फेनोमेनन है इसको फॉस्फोरेंस भी कहते हैं। अब यहां से आगे इसके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन, कैल्शियम फॉस्फेट ले लेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट में कार्बन एंड सिलिका, कैल्शियम फॉस्फेट में कार्बन एंड सिलिका ले लेंगे तो ये व्हाइट फॉस्फोरस बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए वन बाय वन। ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन से कार्बन कहां से आया अभी समझाऊंगा। एक्चुअली इसको क्या कहते हैं? इसको बोन एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन एस। अब क्यों कहते हैं ये स्टोरी समझिए। तो ये कहां से आएगा? लकड़ी से, अभी समझाता हूं। और ये कहां से आएगा? मिट्टी में। और ये हमको क्या दे देगा? ग्लो करेगा, लेकिन एक्चुअली ये होगा क्या? व्हाइट फास्फोरस। अब इस स्टोरी को अच्छे से समझिए तो पता चलेगा इसको। कैल्शियम फॉस्फेट, अगर कोई आदमी डेड हो जाए और उसको जब बर्न करते हैं ले जाके, तो बर्न करने के बाद उसके हड्डियों में जो कैल्शियम रहेगा वो तो उसका जो एस बचेगा उसमें भी उसका परसेंटेज रहेगा कैल्शियम का फॉस्फेट का। और यहाँ से इस परसेंटेज को जब उसको जलाएंगे तो लकड़ी से ही जलाएंगे तो उसको वुड भी मिलेगा, वहां से कार्बन आएगा। और जब वो जल के राख होके मिट्टी पे आ जाएगा तो वहां उसको सिलिका मिलेगा मिट्टी में। और ये तीनों मिलके रात में कभी कभी ग्लो करने लगते हैं, यही व्हाइट फास्फोरस के कारण। और इसको इसीलिए इसको घोस्ट लाइट भी कहते हैं, क्योंकि जब वहां जाएंगे तो रात में कभी कभी येलो कलर की एक लाइट दिखेगी हवा में ऐसे चलती हुई, तो हमें लगेगा कि लोग को लगता है भूत है, इसलिए इसका नाम रहता है घोस्ट लाइट भी। लेकिन एक्चुअली बोन एस का ही रिएक्शन है जिसमें आदमी के बॉडी के जो भी हमारे कैल्शियम फॉस्फेट जो उसके एस में पड़े हुए हैं और जिस लकड़ी से जलाया फाइनली वो भी राख बन के कार्बन फॉर्म में है और मिट्टी पे जाने से सॉइल, और तीनों मिल जाएंगे तो फाइनली तो मुझे व्हाइट फास्फोरस मिला। और फास्फोरस आपको पता है कि स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कराता है और स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करते रहने के कारण ये रात में ग्लो करेगा। और जब ग्लो करता है तो लोगों को लगता है कि ये वहां पे भूत है, तो इसको घोस्ट लाइट भी कहते हैं। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी। फास्फोरस को बेस से रिएक्ट कराना है, NaOH ले लेंगे और साथ में वाटर रखना है। फास्फोरस को जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो NaOH साथ में वाटर रखना है। यहां से फॉस्फीन बनेगा और थोड़ा यहां जगह बना लेंगे। अच्छा मैं नीचे लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। इधर से दूसरा कंटेंट है और इधर से हमारा कंटेंट है। अब समझिए इसके बैलेंसिंग फैक्टर पहले बैलेंस कर लेते हैं। अब कौन सी चीजें क्या है वो समझिएगा। ये हमारा फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया मैंने, वाटर लिया, एक्वस मीडियम में इस रिएक्शन को कराया, मुझे फॉस्फीन भी मिल गया और साथ में मुझे क्या मिल गया? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या मिल गया मुझे? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब देखिए यहां क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फास्फोरस पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है अगर ध्यान से देखेंगे तो फास्फोरस यहाँ पे किस स्टेट में है? नीचे लिख देता हूं तो जगह नहीं है, यहाँ 0 स्टेट में है। यहाँ पे फास्फोरस देखिए हाइड्रोजन +3, सो फास्फोरस क्या हो जाएगा? -3 स्टेट में है। यहाँ पे फास्फोरस चेक कीजिए, -2 2 टाइम्स -4
+2 हट गया -2, एक और हट गया -1, तो बैलेंस करने के लिए +1। सो फास्फोरस देखिए जरा ध्यान से, ऊपर जगह नहीं था तो मैंने नीचे स्टेट लिखा है, जरा ध्यान से समझिए और देखिए। फास्फोरस यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो 0 है, और यहाँ पे फास्फोरस कितने पे है, +3 के बैलेंस का न्यूट्रलाइज करने के लिए -3, और यहाँ पे -4, और इधर से +2 और +1, +3 हट गया तो -1, बैलेंस करने के लिए +1। अब सेम फास्फोरस is undergoing the reduction by decrease in the oxidation number, and same phosphorus is going the increase in oxidation number oxidation. So similar phosphorus अगर same element का oxidation as well as same element का reduction हो तो उस reaction को हम disproportionation reaction कहते हैं, and which is a characteristic reaction, बहुत ही important है। तो एक्चुअली ये कौन सा reaction आ गया हमारा, disproportionation reaction आ गया। कैसे, क्योंकि देखिए फास्फोरस यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से -3 डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सिमिलर एलिमेंट फास्फोरस इज अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन फ्रॉम 0 to +2 by increase in the oxidation number, and the if same elements undergo the oxidation and reduction then the reaction is known as the disproportionation reaction। अगर कोई और एलिमेंट ऑक्सीडेशन और कोई डिफरेंट एलिमेंट रिडक्शन जाता तब वो रिडॉक्स होता, बट हियर द सेम एलिमेंट इज अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज द डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, which is the very important reaction for the phosphorus. Now we have done done about the white phosphorus, तो मैं ब्रीफ रिव्यू कर देता हूं आपको। स्ट्रक्चर यही है, इस स्ट्रक्चर के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सारे फास्फोरस देखिए कहां, 3 जगह पे कनेक्टेड है, एक लेफ्ट एक राइट एक यहाँ, और अपने लोन पेयर के वर्च्यू से sp3 का हाइब्रिडाइजेशन आप स्टेरिक नंबर निकाल के देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेड पॉइंट से बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इस स्ट्रेन से बचने के लिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ी हुई है क्योंकि स्टेबिलिटी घटी हुई है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। जब लिमिटेड सप्लाई मिल रहा है तो P4O6 और मिल रहा है तो P4O10। अब क्या हो रहा है कि ड्यू टू दिस स्लो ऑक्सीडेशन इट ग्लोज इन डार्क, अंधेरे में भी ये लाइट करता है, और इसे फेनोमेनन को फॉस्फोरेंस भी कहते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन देखें हमने बोन एस से, जिसे हमने CA3PO4 ट्वाइस यानी कैल्शियम फॉस्फेट को लिया है और उसको जलाया था। मैंने बोला कि जैसे डेड बॉडी को बर्न कर रहे हैं तो लकड़ियों के साथ वहां से कार्बन मिलेगा, और मिट्टी पे जब वो फाइनली वो हमारा एस जाएगा तो वो सॉइल में सिलिका भी मिलेगा, और ये सारे कंबाइन होकर मुझे व्हाइट फास्फोरस देंगे जो ग्लो करते हैं। इसी लाइट के कारण रात में जहां पे बॉडी जलाई जाती है वहां पे लोगों को एक येलो कलर के फ्लेम दिखते हैं, जिसको घोस्ट फ्लेम भी कहते हैं, जिससे लोग डर जाते हैं। प्रॉपर्टीज, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, फास्फोरस अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन एज रिडक्शन एज वेल एज द ऑक्सीडेशन, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। और इससे फाइनली हमको सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बन रहा है, और इससे आगे बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होंगी, बट अभी व्हाइट फास्फोरस पे इतना ही। फिर वी विल मूव फॉर द रेड फास्फोरस, देन वी विल कंबाइन बोथ एज अ डिस्टिंग्विशन। Now we'll rub it. So after the white phosphorus, now we will see red phosphorus. अब हमारा टॉपिक क्या है, रेड फास्फोरस। मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाइट फास्फोरस नेचुरल फास्फोरस है, और बाकी रेड एंड ब्लैक क्या है हमारे आर्टिफिशियल है। तो हम इसको क्या करेंगे, व्हाइट से ही बना लेंगे। प्रिपरेशन, तो सबसे पहले हम इसका क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन। व्हाइट फास्फोरस से ही बना लेंगे रेड फास्फोरस। कंडीशंस क्या रहेंगे, इसको हीट करना पड़ेगा 573 केल्विन पे। इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, कोई भी इनर्ट एटमॉस्फेयर रख लेना है बस। और बहुत दिन लगता है इसको होने में, स्लो ऑक्सीडेशन होता है, धीरे धीरे धीरे। सो प्रिपरेशन हमने देख लिया। व्हाइट फास्फोरस को सिर्फ हीटिंग करनी है 573 केल्विन पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में, बहुत दिन टाइम लगेगा, बट फाइनली वो कन्वर्ट होकर क्या दे देगा हमको, रेड फास्फोरस। तो प्रिपरेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में रेड फास्फोरस को जब लेंगे तो NaOH से रिएक्शन कराएंगे। जस्ट बिफोर व्हाइट के लिए भी यही काम किया था, NaOH का रिएक्शन कराया था, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हुआ था, क्लियर। बट यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं होगा, इस चीज का आंसर यहाँ ढूंढेंगे। व्हाइट फास्फोरस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कम होने के कारण उस पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब रेड फास्फोरस की रिएक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाइट फास्फोरस कम होती है। अब क्यों कम होती है, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
नाउ अगर आपको याद होगा कि जब मैंने व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो एक लाइन यहाँ से यहाँ पे भी थी, उस लाइन को अब अंदर के बजाय हम लोग बाहर खोल लेंगे ताकि ये एक दूसरे से कनेक्ट हो। बात को समझिए, अगर व्हाइट फास्फोरस का आपको याद हो, ये तो अभी रेड पढ़ रहे हैं पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, व्हाइट फास्फोरस में हमने ये काम किया था। तो ये वाला जो अंदर का लाइन है, इसको अंदर से निकाल के मैं ये रेड पेन से कनेक्टिविटी कर रहा हूँ ताकि एक से अधिक लोगों से अपने लेफ्ट राइट में वो कनेक्शन करते जाए और फाइनली वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल लोगों से मिल रहा है, जैसे मोनोमर, डाइमर, तो पोली, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पॉलीमेरिक। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाइट वाला है, मैंने समझाया था कि व्हाइट में ये जो बीच का बॉन्ड होता है वही आपका है, लेफ्ट और राइट में जा रहा है, तो व्हाइट को यहाँ नहीं रखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा रहा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहा। पॉलीमेरिक का मतलब अपने जैसा एक लेफ्ट राइट दोनों तरफ, पॉलीमर, पोली मीन्स मल्टी, मर का मतलब रिपीटेटिंग यूनिट। जैसे हम घर बनाते हैं तो एक ब्रिक से नहीं बनेगा, लेफ्ट भी राइट भी, बहुत सारे ब्रिक्स मतलब कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो एक ये रिपीटेटिंग यूनिट है और इसके लेफ्ट राइट ऐसे जो रेड लगा इधर भी उधर भी सब तरफ लगते जाएगा। सो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने से हमें दिख रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर था उससे इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है और बॉन्ड एंगल भी गिरा है क्योंकि बीच वाला वो लाइन खत्म है जहां से मैं 60 डिग्री ले रहा था। तो अब इसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो गई तो ऑब्वियसली बात है रिएक्टिविटी कम हो गई, और रिएक्टिविटी कम हो गई इसलिए बेस के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। व्हाइट में बॉन्ड एंगल के कारण रिएक्टिविटी हाई थी इसलिए वो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देकर फॉस्फीन के साथ एक प्रोडक्ट दे रहा था जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो रहा था, तो वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन था। तो एक तरह से यही हमारा टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विशन हो जाएगा बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। क्लियर? सो फिर से एक बार कंफर्म देख लीजिए, प्रिपरेशन रेड फास्फोरस का, व्हाइट फास्फोरस मोर रिएक्टिव होने के कारण इसको 573 केल्विन पे हीट करेंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर में, सेवरल डेज में मुझे रेड फास्फोरस दे देगा। बाय द वर्च्यू ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट सिंस इट इज द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, सो व्हाइट से ज्यादा मजबूत है, व्हाइट से ज्यादा मजबूत है इसलिए रिएक्टिविटी कम है। अब रिएक्टिविटी कम है इसलिए प्रॉपर्टीज में NaOH बेस के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट नहीं कर रहा है जो कि व्हाइट ने किया था और डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दिया था। नाउ द नेक्स्ट वन, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। अब किसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, किसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, तो व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, क्योंकि अभी तक हमने दो ही पढ़ा हुआ है, एक व्हाइट और एक रेड। अब दोनों का डिस्टिंग्विश करने का सबसे पहला टेस्ट कौन है, दोनों को डिस्टिंग्विश करने का पहला टेस्ट कौन है, सबसे फर्स्ट टेस्ट जो है इसका NaOH से ही रिएक्शन करा लेंगे। अगर NaOH से रिएक्ट कर गया तो व्हाइट, नहीं किया तो रेड। क्लियर? अगर रिएक्शन कर गया तो कौन सा फास्फोरस होगा, व्हाइट। ऐसे भी व्हाइट फास्फोरस NaOH है तो रिएक्शन हो गया तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, अगर रिएक्शन कर गया तो व्हाइट और नहीं किया तो रेड। सो ये तो बहुत क्लियर है, अभी अभी मैंने दिखाया था, जैसे मैंने व्हाइट पढ़ाया था तो वहां पे रिएक्शन हुआ था डिस्प्रोपोर्शनल्स का, और अगर ये रिएक्शन रेड फास्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब रेड, तो मेरे पास दोनों फास्फोरस पड़े रहेंगे। मैं क्या करूंगा, 1 by 1 दोनों पे NaOH डालूंगा एक्वस मीडियम में। अगर रिएक्शन हो गया तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो फास्फोरस व्हाइट होगा, और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो वो फास्फोरस कैसा होगा, रेड फास्फोरस होगा। नाउ दूसरा, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड होता है, वेयर एज रेड फास्फोरस इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइसल्फाइड होता है। अब ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इनमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। सो आफ्टर दैट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड आल्सो। सो यहाँ आपको ध्यान रखना कि अगर डिस्टिंग्विश करना है व्हाइट एंड रेड के बीच में तो NaOH से रिएक्ट करा दीजिए, अगर रिएक्शन हो गया तो व्हाइट, अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो रेड फास्फोरस। दूसरा, अगर कार्बन डाइसल्फाइड में अगर वो सॉल्युबल है तो व्हाइट, अगर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल नहीं है सो रेड।
नाउ अब हम क्या करेंगे, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू द ब्लैक फास्फोरस, पहले मैं व्हाइट और ब्लैक का एक कंपेयर करूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस का डिस्टिंग्विशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी विल रब इट एंड वी विल मूव फॉर द कंपैरिजन। So we have seen the white phosphorus as well as the red phosphorus. Now we are going to combine each other. That means to say हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला व्हाइट फास्फोरस में मैंने आपको बताया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो इसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसमें मैंने इसके पॉलीमेरिक फॉर्म्स के बारे में बताए थे। तो बाय द वर्च्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और इनमें तो मैंने आपको बताया ही था कि पॉलीमेरिक फॉर्म में अपने आगे पीछे सबसे कनेक्ट करके रहते हैं। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म था और इस कारण ये मजबूत था। ये देखिए व्हाइट वैक्सी सॉलिड, ऑब्वियस सी बात है, मजबूत ये है तो इसको कमजोर होना होगा, दैट्स व्हाई सॉफ्ट। तो ये वैक्सी सॉलिड वैसलीन की तरह एकदम वैक्सी मुलायम सा सॉलिड रहता है। और ये तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्ट करते जा रहे हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। क्लियर है, समझना में मुश्किल आसान है, क्योंकि जब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो सॉफ्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, वेयर एज द रेड फास्फोरस इज नॉन पॉइजनस। क्लियर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक दोनों में सिमिलरिटीज है कि दोनों इनसॉल्युबल इन वाटर है, दोनों इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट व्हाइट फास्फोरस इज सॉल्युबल, व्हाइट फास्फोरस इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, वेयर एज दिस वन इज नॉट सॉल्युबल। सो ये दोनों में नॉट सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड, इसलिए वह यूज किया गया एंड, क्योंकि दोनों सिमिलर, इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल, इसलिए कनेक्ट किया गया एंड से। यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्युबल इसलिए बट से कनेक्ट किया गया, क्योंकि डिफरेंट मीनिंग है। और ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको डिस्टिंग्विशन टेस्ट में बताया था। एक NaOH वाला बताया था कि अगर NaOH से रिएक्ट कर गया फास्फोरस तो व्हाइट, नहीं किया तो रेड। अगर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल गया तो व्हाइट, और कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुला तो रेड। तो ये हो गया डिस्टिंग्विशन के लिए, और ये हो गया सिमिलरिटीज के लिए, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, सब पहले से किया हुआ है, मैं बस एक जगह पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आप डिफरेंशिएट कर सकें। मैंने इसके स्ट्रक्चर में पहले ही बता दिया था कि बॉन्ड एंगल इसका 60 डिग्री होता है, विच इज बॉन्ड, उससे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन से स्लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कंटिन्यूअस करते रहता है। ऑब्वियस बात है, स्टेबिलिटी घटी तो रिएक्टिविटी, इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मजबूत होता है तो रिएक्टिविटी कम होगी। नाउ विथ ऑक्सीजन इट गिव्स व्हाइट डेंस फ्यूम्स, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो फ्यूम्स किसका होता है, P4O10 का। तो एक पॉइंट यहाँ से बहुत क्लियर हो गया, जो आगे बहुत जरूरी, जब हम फास्फोरस का ऑक्साइड पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो P4+5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन P4O10 बनाता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग है, P4O10 कैसा होता है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स, क्लाउडी काइंड ऑफ थिंग्स रहता है। और बट इसका कलर व्हाइट डेंस नहीं रहता है, आयरनी ग्रे लस्टर, ग्रे कलर का आयरन, जैसे नया रॉड खरीद के लाते हैं स्टील रॉड, तो उसका जो कलर रहता है आयरनी ग्रे लस्टर। तो इसका कैसा रह गया, व्हाइट डेंस फ्यूम, क्लाउडी अपीयरेंस काइंड, किसके कारण, P4O10 के कारण। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आयरनी ग्रे लस्टर, चमक इसकी आयरनी ग्रे है। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं जब व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे एक्वस मीडियम में, तो फॉस्फीन के साथ हमारा प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक बार फास्फोरस रिड्यूस होगा, दूसरी बार फास्फोरस ऑक्सीडाइज होगा, सिमिलर एलिमेंट अंडर वो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, सो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। और रेड फास्फोरस ऐसा कोई भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो यही उसका डिस्टिंग्विशन टेस्ट है। तो विद दिस वी हैव डन द डिस्टिंग्विशन बिटवीन द रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। अब इसको रब करेंगे और ब्लैक फास्फोरस पर मूव करेंगे। So after white and red phosphorus, now we are moving for the black phosphorus. तो black phosphorus के दो टाइप होते हैं, अल्फा एंड बीटा। बट उससे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे पहले आप रिकॉल कीजिए कि व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता था। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर होता था टेट्राहेड्रल ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या सिखाया था, एलोट्रोपिक फॉर्म, कनेक्ट वन दूसरे से कनेक्ट करता था, कनेक्टेड विद वन ईच अदर। दूसरा स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, जब 3D स्ट्रक्चर होगा तो उन लोगों से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी 3D में आ गया, सो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। नाउ
ब्लैक फास्फोरस का क्लासिफिकेशन कैसे, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक। अब इनके प्रिपरेशन देख लें जरा। प्रिपरेशन, रेड फास्फोरस को कंडीशंस देखिए, 803 केल्विन पे हीट करेंगे सील्ड ट्यूब में तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस बन जाएगा। कंडीशन बहुत ध्यान से देखिएगा, रेड फास्फोरस को 803 केल्विन पे हीट करेंगे अंडर द सील्ड ट्यूब तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस दे देगा। इसकी खासियत क्या होती है, ये एयर में ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला इसकी स्टेबिलिटी उनसे ज्यादा है, व्हाइट वाले की स्टेबिलिटी बहुत कम थी ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन, तो कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करते रहता था फॉस्फोरेंस। नाउ अल्फा ब्लैक फास्फोरस क्या करेगा, डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। दूसरा, अब यहां क्या बन गया हमारा, अल्फा ब्लैक बन गया। अब बीटा बना रहे हैं तो व्हाइट फास्फोरस लेंगे, कंडीशन है 473 के की हीटिंग है बट प्रेशर हाई है, बीटा ब्लैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, रेड के लिए कंडीशन है 803 के हीटिंग सील ट्यूब में, और रेड की हीटिंग इस कंडीशंस पे होगी तो अल्फा ब्लैक आएगा, और व्हाइट की हीटिंग 473 केल्विन हीटिंग पे हाई प्रेशर पे होगी तो बीटा ब्लैक आएगा। बट बीटा ब्लैक क्या होगा कि अनलेस अंडर द टेम्परेचर 673 केल्विन के नीचे में वो बर्न नहीं करेगा। बट स्ट्रक्चर 3D है तो ब्लैक वाले फास्फोरस की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। इन दोनों के बीच में अगर ध्यान दिया जाए तो जो बीटा ब्लैक फास्फोरस होता है ये काइंड ऑफ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह होते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो हेक्सागोनल प्लेनर रिंग्स रहते थे, उनके बीच में गैप्स रहते थे क्योंकि डायमंड ज्यादा मजबूत था। ग्रेफाइट्स के जो हेक्सागोनल प्लेनर रिंग है उनमें स्पेस होने के कारण कमजोर हो जाता था ग्रेफाइट, और आउट ऑफ 4 कार्बन के जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक जगह फ्री रह जाता था, और बाय द वर्च्यू ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती थी। बट हमें उससे मतलब नहीं है। अब जरा देखिए ये कहां तक सस्टेन कर रहा है, अल्फा का फॉर्मेशन ही 803 पे हो रहा है जबकि बीटा 473 पे ही काम हो जा रहा है। तो इन दोनों में कौन मजबूत है, थर्मली डिकम्पोज बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर। आप इजिली बता सकते हैं कि जो ज्यादा तक सस्टेन कर रहा है तो थर्मली वहां तक ज्यादा स्टेबल है। और इन जनरल व्हाइट सबसे वीक है क्योंकि बॉन्डिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही देख लेते हैं। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फास्फोरस का ऑर्डर देख लेते हैं, किस किस के बीच में, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। अब देखिए समझिए, सबसे कमजोर तो व्हाइट ही होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, तो सबसे कमजोर में व्हाइट रहेगा। व्हाइट के बाद इसमें एलोट्रोपिक फॉर्म आया था 2D में, और उसके बाद स्ट्रक्चर 3D हो गई है। तो सबसे कमजोर, इससे मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत। तो स्टेबिलिटी में आई थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिएक्टिविटी जरा देखिए, तो ये सी बात है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी तो यूनिवर्सली रिलेशन ही शो करेंगे। अब रिएक्टिविटी, इसकी स्टेबिलिटी कम थी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ऐसे भी इस पे स्ट्रेन ज्यादा था तो बहुत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था। ये एलोट्रोपिक फॉर्म में आया तो इससे थोड़ा कम रिएक्टिव हुआ, और ब्लैक तो स्टेबल फॉर्म में आया तो रिएक्टिविटी में सबसे पीछे। तो मेन चीज आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है आपको कि व्हाइट में बॉन्ड एंगल होने के कारण रिएक्टिविटी मोर, स्टेबिलिटी कम। इसमें एलोट्रोपिक फॉर्म आ गया तो इससे बेटर हो जाएगी स्टेबिलिटी बट इससे कम, और इसमें तो 3D स्ट्रक्चर है। तो स्टेबिलिटी याद रखेंगे, व्हाइट फास्फोरस सबसे कम, रेड उससे ज्यादा, और ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही डेंसिटी का भी रहेगा। और रिएक्टिविटी के केस में फास्फोरस बॉन्ड एंगल के कारण सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तब कम, और ये तो बहुत स्टेबल है तो लिस्ट रिएक्टिव। सो विद दिस वी हैव डन द ब्लैक फास्फोरस। नाउ अब हम इसको रब करेंगे एंड वी विल मूव फर्दर for oxides. So now we are moving for the phosphorus oxides. और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि फास्फोरस जनरली अगर व्हाइट की बात की थी तो व्हाइट पे एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन वो करते ही है तो ऑक्साइड्स तो ज्यादा बनेंगे ही। देखिए कितने कितने ऑक्साइड बन रहे हैं। पहला ऑक्साइड P4O, next P4O2, next P4O3, next P4O4, next P4O5, next P4O6, next P4O7, next
P4O8, next P4O9 and the next P4O10. तो देखिए फास्फोरस ने कितने ऑक्साइड बनाए, 10 ऑक्साइड बनाए। तो बहुत सिंपल, ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो जो वो 10 ऑक्साइड्स बना रहा है उसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या रह जाएगा, P4O6 एंड P4O10, क्योंकि बना तो 10 रहा है पर हमें तो जनरली किसी दो पे ध्यान रखना है, P4O6 P4O10। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है कि ध्यान रखिएगा। इन जनरल काइंड ऑफ लिमिटेड सप्लाई में ये रहेगा लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक्सेस में ये रहेगा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यही दोनों चीज है। तो पहले इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों क्या रहता है। तो ये व्हाइट सॉलिड रहता है और इसके अंदर गार्लिक ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर कैसा आ जाता है, गार्लिक, लहसुन की तरह। गार्लिक ऑर्डर आ जाता है। ये भी हमारा व्हाइट सॉलिड ही रहता है, ये भी हमारा कैसा रहता है, P4O10 व्हाइट सॉलिड ही रहता है। बट अगर ये प्योर फॉर्म में है, अगर ये प्योर फॉर्म में है तो ऑर्डरलेस रहेगा। अगर प्योर फॉर्म में है तो ऑर्डरलेस रहेगा। अगर ये इम्प्योर रहा, अगर ये इम्प्योर रहा तो इसमें ऑर्डर आ जाएगा। अगर ये इम्प्योर रहा तो इसमें ऑर्डर आ जाएगा। और ऑर्डर फिर आएगा तो कैसा, गार्लिक ऑर्डर ही आएगा। कैसा ऑर्डर आएगा, गार्लिक ऑर्डर। अब जैसे गार्लिक ऑर्डर आ गया मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, P4O6 के कारण ही। तो जरूर इसमें P4O6 की इम्प्योरिटी रही होगी। बात को जरा ध्यान से समझिएगा, इस पे जेईई में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारे पास फास्फोरस के 10 ऑक्साइड है। फास्फोरस के बॉन्ड एंगल कम होने से स्ट्रेन ज्यादा है, ऑक्सीजन से खूब रिएक्ट करेगा, खूब ऑक्साइड बनाएगा। पहला ऑक्साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 ऑक्साइड बना रहे हैं। याद कीजिएगा नाइट्रोजन ने सिर्फ 5 बनाया था। अब यहाँ पे मैंने मेनली 2 को आइडेंटिफाई किया, P4O6 जो व्हाइट सॉलिड है और P4O10 विच इज आल्सो व्हाइट सॉलिड। क्लियर। बट इनका जो अपीयरेंस होता है व्हाइट सॉलिड में, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको याद होगा तो स्नो लाइक अपीयरेंस होता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद कीजिए, व्हाइट डेंस फ्यूम्स, क्लाउड्स था यहाँ पे P4O10 का, व्हाइट डेंस फ्यूम। इसी लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी को कह सकते हैं स्नो लाइक अपीयरेंस, व्हाइट डेंस फ्यूम, क्लाउड्स। तो किसका क्लाउड रहता है, P4O10 का। क्लियर है। तो ये स्नो लाइक अपीयरेंस होता है, प्योर फॉर्म में ऑर्डरलेस, इम्प्योर फॉर्म में ऑर्डर आएगा गार्लिक का, तो किसके कारण आएगा, P4O6 के कारण आएगा। क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं इसके लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नोट कहता है कि फास्फोरस कितने ऑक्साइड बनाएगा, फास्फोरस फॉर्म्स जनरली 10 ऑक्साइड। कितने ऑक्साइड्स बनाएगा, 10 ऑक्साइड्स। बट जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की होगी तब क्या बनाएगा, लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई होगी तो क्या बनेगा, P2O3। और उसी का डाइमर क्या हो जाएगा, P4O6। समझने की कोशिश कीजिएगा, P2O3 का ही डाइमर P4O6 होगा। मैंने बहुत बार बोला है कि जब चीजें अकेले स्टेबल नहीं होती है तो उनका एक और मॉलिक्यूल लेकर डाइमर बना देते हैं और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिमिलर मॉलिक्यूल, वन मोर टाइम, डाइमर। तो P2O जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में फास्फोरस अपना ऑक्साइड बनाएगा, वो एक्चुअली P2O3 होगा, पर स्टेबल होने के लिए डाइमर फॉर्म में P4O6 बन जाएगा। अब लिमिटेड सप्लाई की जगह अगर एक्सेस सप्लाई आ गया, एक्सेस सप्लाई अगर ऑक्सीजन का मिलेगा तो इंस्टेड ऑफ P2O3 ये P2O5 बना लेंगे। और P2O5 बनाएंगे तो उनका डाइमर क्या कहलाएगा, P4O10। तो फाइनली हम लोग यहीं पे हैं, P4O6 P4O10, P4O6 P4O10। तो इससे कन्वीनियंस थोड़ा हमें आसानी होगी P4O6 P4O10 में, चाहे तो हम P2O3 और P2O5 में भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया किसका, फास्फोरस के ऑक्साइड्स का। फास्फोरस के ऑक्साइड्स में मैंने देखा है कि फास्फोरस डिफरेंट 10 ऑक्साइड बनाता है, वेयर एज नाइट्रोजन से 5 ऑक्साइड बनाता था। इन 10 में मैंने आपको 2 को पॉइंट आउट किया और बोला कि दिस इज काइंड ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो P2O3, उसी का डाइमर है P4O6, एंड दिस वन इज इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन P2O5 और उसी का डाइमर P4O10 होगा। क्लियर है। नाउ अब ये क्या है, ये भी व्हाइट सॉलिड है, ये भी व्हाइट सॉलिड है।
बट प्रॉब्लम है कि इसमें गार्लिक ऑर्डर था और एक प्योर फॉर्म में ऑर्डरलेस होता है, पर इसकी व्हाइट जो सॉलिड होती है वो स्नो लाइक अपीयरेंस होती है, और इसमें जब इम्प्योर फॉर्म में रहेगा तो ऑर्डर गार्लिक आ जाएगा और वो आएगा, इम्प्यूरिटी किसकी रहेगी, P4O6 की। P4O6 एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहेगा। नाउ अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर पे बात करनी जरूरी है, तो 1 by 1 सबके स्ट्रक्चर देखेंगे। ऐसे जनरली मैंने आपको फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे बताया था, सिंपल स्ट्रक्चर था फास्फोरस। नाउ P4O10, तो फास्फोरस तो P4 के फॉर्म में रहेगा, तो सबसे पहले P4O10 का देखते हैं कैसे बनेगा, सॉरी P4O का 1 by 1। तो सबसे पहले मैं किसका बना रहा हूँ, जिसका बना रहा हूँ उस पर नंबर स्टार लगाते जाता हूँ। अभी मैं इसका बना रहा हूँ P4O का। तो फास्फोरस 4 फास्फोरस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आने चाहिए। देखिए क्लियर। अब इन सब पे क्या रहेगा, एक एक फास्फोरस। अब इसमें बॉन्ड एंगल 60 होने के कारण, बॉन्ड एंगल के कारण इस पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। इस स्ट्रेन से बचने के लिए तो ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो जब मैं एक ऑक्सीजन की एंट्री करानी होगी तो मुझे एक पीपी बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना होगा पीओपी लिंकेज में, पीपी बॉन्ड को पीओपी में बनाना होगा। अब यहां ध्यान से समझने की बारी है आपकी। अब ये कैसे होगा, तो एक पीपी को तोड़ लेंगे और स्ट्रेन ज्यादा है तो सीधा नहीं कनेक्ट करेंगे। क्लियर, आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर। जब ब्लैक से मैंने बनाया था तो सिंपल P4 था, क्योंकि फास्फोरस टेट्राएटमिक होता है P4, और व्हाइट फास्फोरस में मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बता रखा है। क्लियर है, और यहां पे इसको लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, पर मैंने इसको बता रखा है। अब जब भी मुझे ऑक्सीजन ऐड करना है तो एक पीपी लिंकेज को हटाऊंगा और पीओपी डालूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, देखिए बॉन्ड एंगल का जो स्ट्रेन है, मतलब बॉन्ड एंगल से जो स्ट्रेन हो रहा था वो बच रहा था, क्योंकि वो सीधा ऐसे कनेक्टेड था। अब थोड़ा जैसे पुशबैक सीट की तरह पीछे जाके रिलैक्स में उसके बैकबोन को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब इंस्टेड ऑफ P4O के जगह अब यहां चलते हैं 1 by 1 P4O2। अब आप गेस खुद से भी कर सकते हैं, देखिए P4O2। तो फिर से पहले तो वही स्ट्रक्चर बनेगा, सब जगह क्या रहेगा, फास्फोरस। अब किसी दो पॉइंट पे मुझे ऑक्सीजन लगाना है, तो P4O वाला जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, देयर इज नो डाउट। ये तो हम पहले वो कर चुके हैं, थोड़ा टेढ़ा करके पहले हम वो कर चुके हैं। एक और हटा लेंगे, अब 2 ऑक्सीजन हो गया। अब P4O3 में देखिए बहुत सिंपल है, आप करते जाएंगे आसानी से होते जाएगा। P4O3 में देखिए फास्फोरस, अब 2 की जगह कितने जगह पे, एक पीपी रहने दीजिए, एक पीपी रहने दीजिए, और 3 जगह पे पीओपी हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एक आया, 2 ऑक्सीजन का 2, तो अब 3 ऑक्सीजन के लिए 3 ऑक्सीजन लगाइए, थोड़ा टिल्ट करके ऐसे, सीधा नहीं तो बॉन्ड एंगल में स्ट्रेन में कोई कमी नहीं आएगी। अब P4O4 कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा। अब P4O4 पे चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, सब फास्फोरस ही है। P4O4 कितने लोगों को डालना है, 4 लोगों को। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन एंड चौथा ऑक्सीजन। क्लियर है। नाउ P4O5, ये तो 4 पहले के हमारे बने हुए 1 2 3 4, इसलिए कलर अभी चेंज कर दिया 1 2 3 4, ताकि नया वाला आपको पता चले 5th कहाँ डाल सकते हैं। तो देखिए एक और पीपी लिंकेज यहाँ है, यहाँ फास्फोरस छूटा हुआ है, एक और पीपी लिंकेज है, सब जगह पी 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 रहेगा, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि फास्फोरस P4 के फॉर्म में ही रहता है। क्लियर। नाउ ये वाला तो हमारा P4O4 बन गया, अभी इसको कॉपी किया 1 2 3 4, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, थोड़ा इसको टिल्ट करते हुए लिखिएगा तो अच्छा लगेगा। 1 ऑक्सीजन, उससे उसके बॉन्ड एंगल पे जो स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल का हमने स्ट्रेन है वो भी घट रहा है, तो P4। अब एक और ऑक्सीजन की एंट्री करानी है, तो एक और ये पीपी लिंकेज में हटा दूंगा, एक और पीपी लिंकेज हटा दूंगा, और उसमें किसकी एंट्री हो जाएगी, ऑक्सीजन की। अब P4O6 आप खुद से भी गेस कर सकते हैं। तो
पहले पुराना वाला स्ट्रक्चर है P4O5 का बना लें। P4O5 कैसे था देखिए, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा इसको हटा के आया था और छठा इसको हटा के आ जाएगा। तो पांचवा किसको हटा के आया था और छठा कहाँ आ रहा है, रेड पेन से, न्यू वाला। क्लियर। तो P4O6 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास फास्फोरस कैसे स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ था, ऐसे देखिए ध्यान से, इसको हटाया तो P4 पहला, P4O, इसको भी हटा दिया P4O2, थर्ड वन को हटाया P4O3, फोर्थ वन को हटाया का मतलब PP को कन्वर्ट किया POP में, तो P4O4। अब एक और PP बचा हुआ है, इसको हटाया P4O5, एक और ये वाला बचा हुआ है अनदर डायगोनल, तो P4O6 तक आ गया। अब चार और बचे हुए हैं, उनका क्या होगा? अब चार और बचे हुए हैं, उनका क्या होगा? अब ध्यान से देखिए उनका क्या होगा। नाउ वी नो वेरी वेल दैट जो फास्फोरस होता है उसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है फास्फोरस की, 15। तो उसका कैसे लिख सकते हैं, K 285। आउटर में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड देखिए कितना बन रहा है फास्फोरस का, 1 2 3, यानी फास्फोरस पे क्या बचा हुआ है, फास्फोरस पे क्या बचा हुआ है, लोन पेयर। अब जो नेक्स्ट ऑक्सीजन कनेक्ट होना होगा अब फास्फोरस से होगा। तो मैं इधर ट्राई कर लेता हूँ, नहीं मैं इधर जगह रब करता हूँ और जगह बनाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसका, 1 2 3 4 5 6 तक का, कहाँ तक हमारा हो गया है, 6 तक का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये चार करेंगे हम लोग, क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, सो आफ्टर P4O6 नाउ वी आर मूविंग फॉर P4O7। क्लियर? सो P4O6 एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि रब कर दिया बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो P4O6 कैसे बनता है, फास्फोरस 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 फास्फोरस, क्या करते जाना है, एक ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ ऑक्सीजन, सिक्स्थ ऑक्सीजन। चाहे तो इसको इधर से भी जोड़े, मीनिंग वही है कि पीपी लिंकेज को क्या करना है, हमको पीओपी बना देना है। पीपी को क्या बना देना है, पीओपी बना देना। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि फास्फोरस के पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो P4O7 में इसी स्ट्रक्चर को पहले कॉपी करना होगा, P P P एंड P, 1 2 3 4, और ढंग से बनाइएगा, 5 6। अब 7th वन कहाँ आएगा, यहाँ लोन पेयर जो पड़ा हुआ है वहां 7th आ जाएगा। क्लियर? तो 8th कहाँ आएगा, यहाँ 9th कहाँ आएगा, यहाँ 10th कहाँ आएगा। सिमिलरली तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, P4O8। तो P4O6 तो पहले फिर से वही बनेगा, P4O6 तो बिल्कुल वही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 के लिए कहाँ, एक और एक बढ़ जाएगा। तो कौन कौन हो गया हमारा, P7 भी हो गया, P8 भी हो गया। नाउ P4O9, तो 8 हो गया, एक यहाँ बढ़ा देंगे तो 9 यहाँ कर देंगे तो 10। 1 by 1 जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं कुछ और। देखिए बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 2 3 4, सॉरी ऑक्सीजन डालना है, 5 6 7 8। अब 9 का कर रहा है तो एक यहाँ डाल दीजिए, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता ही है, देयर इज नो डाउट। अब 10th का 1 2 3 4, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ ऑक्सीजन, फिफ्थ ऑक्सीजन, सिक्स ऑक्सीजन, 7th 8th 9th और इधर लास्ट वन 10th। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट एक और डिस्कशन बाकी है, कहीं दिमाग से निकल नहीं जाए, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट डिस्कशन क्या है कि P4O10 में कितने पी बॉन्ड है। P4O10 थोड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे भी है क्योंकि दो ही हमारे मेन इंपॉर्टेंट है, P4O6 एक P4O10। सो P4O10 में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पी बॉन्ड्स आर देयर, पी, क्योंकि जब नाइट्रोजन ग्रुप शुरू ही हुआ था ये ग्रुप, तब से पी चल रहा है, द यूनिक एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन में प्रॉब्लम क्या था कि नाइट्रोजन
अपने ग्रुप का पहला मेंबर है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, याद कीजिए 2s2 एंड 2p3 आउटर सेल का। तो सेकेंड सेल में s एंड p होते थे, d नहीं होता था। इसलिए नाइट्रोजन अगर आपको याद होगा तो NCl5 नहीं बनाता था ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास सिर्फ s एंड p होते हैं, d नहीं होता है, इसलिए NCl5 नहीं बनता है। तो इसका मतलब d नहीं होता है, तो अगर नाइट्रोजन यानी फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट मेंबर किसी भी ग्रुप का रहे तो उसके पास यूनिक एबिलिटी है p pi की, स्पेशली इन दिस ग्रुप में p pi। अब यहां देखेंगे कि p pi बनाने के लिए कौन है, नाइट्रोजन तो है नहीं हमारे ग्रुप से, तो हमारे ग्रुप का सेकंड मेंबर है। तो जैसे नीचे आएंगे 2s2 2p3 के नीचे तो क्या आ जाएगा 3s2 3p, अब d की एंट्री हो जाएगी तो ये p pi की जगह क्या बनाना शुरू कर देगा, d pi। लेकिन ऑक्सीजन अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, बात को ध्यान से थोड़ा समझिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हमारा ग्रुप है नाइट्रोजन और उसके नीचे आता फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड दिस वन। नेक्स्ट ग्रुप हमारा ऑक्सीजन का ओल्डेस्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है, हमें फोकस करना है अगर ये ग्रुप का पहला मेंबर होगा तो p pi देगा। जैसे फर्स्ट के नीचे आ गया तो उसके पास डी ब्लॉक अवेलेबल हो जाएंगे और डी पाई देगा। जैसे नीचे आ जाएगा डी ब्लॉक अवेलेबल हो जाएंगे और डी पाई देगा। तो हमें इसके नीचे से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फोकस कहां तक करना है, यहां तक करना है। तो ये कंफर्म हो गया हमारा, ये कंफर्म हो गया कि आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, अगर नाइट्रोजन रहता है तो p pi, फास्फोरस है तो d pi। यहाँ फास्फोरस है तो फास्फोरस क्या बनाएगा, d pi। नाउ अपने ग्रुप में ऑक्सीजन टॉप पे है तो पहले वाले में तो d रहता ही नहीं है तो ये बनाएगा p pi। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो p pi d pi बॉन्ड बन रहे हैं। कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, p pi d pi या d pi p pi भी कहते हैं उसको। नाउ अब क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी p pi बॉन्ड्स आर देयर इन p4O10 स्ट्रक्चर। तो p pi तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। p4O10 में p pi नहीं है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप, तो इसके लिए p pi आ जाएगा। ये सेकेंड मेंबर है तो d pi। तो p pi d pi कितने होंगे, तो p pi d pi कितने होंगे आपको भी पता है 4, क्योंकि सिर्फ इस प्लेस पे यहाँ फिर सिमिलर, फिर सिमिलरली एंड फिर सिमिलरली, ऐसे 4 प्लेसेज है सिमेट्रिकल। सो p pi 0, p pi d pi 4। The only concept, the first member can give only p pi because no d, and second and so on they can give d pi। So d pi या p pi d pi 4 है, 1 2 3 4 सिमिलर। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, आउट ऑफ दिस 10 स्ट्रक्चर विच इज द फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। सो p4O10 थोड़ा खुला सा स्ट्रक्चर आ रहा है फ्लावर्स की तरह, और ये थोड़ा थ्योरेटिकल है रेदर कॉन्सेप्चुअल। सो आउट ऑफ ऑल 10 में ये थोड़ा ज्यादा डेकोरेटेड फ्लावर है। सो p4O10 इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्लावर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका यूज हमने किया हुआ है, पहले भी आ चुका है। जब मैं अमोनिया पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि मॉइस्ट अमोनिया को हम लोग क्विक लाइन पे सुखा सकते हैं, बट p4O10, H2SO4, एनहाइड्रस CaCl2 इन लोगों पे नहीं सुखा सकते हैं, पर वहां कॉन्टेस्ट अलग था। बट ये हमने कहा था कि सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो p4O10 इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो अब इसको रब करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर टाइम परमिट किया तो p4O10 के रिएक्शन एसिड के साथ करा के दिखाऊंगा। बहुत मस्त सा रिएक्शन है कि वो कैसे वाटर को रिमूव करता है। तो पहले इसको रब करेंगे। तो हमने फास्फोरस के ऑक्साइड्स के बारे में डिटेल्स देखा, उसके स्ट्रक्चर्स देखे, उसमें से 2 ऑक्साइड हमने स्पेशली बोला कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक p4O6 और एक p4O10। इस दोनों का वाटर से रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। तो कोल्ड वाटर में H3PO3 एंड हॉट वाटर में H3PO4 और फॉस्फीन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा, वाटर में जाएगा तो एसिड ही देगा। तो ये एसिड का रिएक्शन है, बहुत बार मैंने पहले बताया हुआ। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक ऑक्साइड है तो वाटर में जाके हमें एसिड देना होगा, उसने दे दिया। अगर हॉट वाटर में डालेंगे तो ये देख लीजिए फास्फोरस रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डिसप्रोपोनेशन। अब आपको धीरे धीरे समझ जाना चाहिए ट्रिक्स जो मैं समझा रहा हूँ। p4O10 कोल्ड में जाएगा तो HPO3, हॉट में जाएगा H3PO4। अगर आपको हॉट और कोल्ड में कंफ्यूजन है तो इतना कंफ्यूजन से हटने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, इतना डिटेल्स में मत जाइए। और ट्रिक में आइए कि एक ट्रिक होता है
कि जब भी वाटर एडिशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर सेम चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वाटर एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। P2O3 क्या होगा, -6 इन ऑर्डर टू बैलेंस +6, 2 पीपल +6 तो 1 पीपल +3। ऐसे भी P2O3 है, 3 ऑक्सीजन है तो +3 वाला है। यहां देखिए -6 +3 -3 +3। सो क्या कंफर्म हो गया कि अगर मैं +3 हूं तो वाटर एडिशन के बाद मेरा जो एसिड होगा वो भी +3 स्टेट में होगा। +5 -8 +3 -5 इन ऑर्डर टू बैलेंस +5। सो अगर मुझे वाटर एडिशन रिएक्शन कराना है तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करना होगा। अगर मेरे पास ऐसा एसिड अवेलेबल है जिसकी सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर मेरे पास ऐसा एसिड अवेलेबल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मेरे ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है तो वाटर एडिशन रिएक्शन के बाद वही बनेगा। अगर बाय मिस्टेक मुझे यहाँ 4 आ जाता, ना इधर +3 ना +5, तो 4 आता तो क्या करते हैं, अगर 4 में अवेलेबल नहीं है एसिड तो 3 and 5 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो ये ट्रिक रहा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो ऑक्साइड्स है वायलेंटली रिएक्ट्स विद द वाटर विद द हिसिंग साउंड आएगी और अच्छे से बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इस रिएक्शन से जाए, एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड तो एसिड देगा, डिस्प्रोपोर्शंस देगा। सिमिलरली ये हमारा P4O6 का लिमिटेड सप्लाई में जो बनता है और एक्सेस सप्लाई में। अदरवाइज ट्रिक फॉलो कीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी वाटर एडिशन होगा चेंज नहीं होगा। तो +3 वाले का +3 का एसिड, +5 वाले का +5 का एसिड, अगर सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर के एसिडिक एसिड अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो एक पीछे एक ऊपर, दोनों का एवरेज यानी प्लस के साथ दोनों ही रहेंगे। सो हम इसको रब करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टाइम बचेगा तो एक इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट बताना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी पीओपी लिंकेज इन देयर इन P4O6? P4O6 का स्ट्रक्चर काउंट कर लेंगे। POP 1 2 3 4 5 6। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6। नाउ हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर इन द P4O6? स्ट्रक्चर यही है। सारे ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर रहते हैं, 2। तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, जरा देख लीजिए। P4O6 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो 6 है उसका सब पे 2 लोन पेयर है। तो 2 × 6 कितना लोन पेयर हो जाएगा, 12। फॉस्फोरस बच गया। फॉस्फोरस देखिए कितने बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है, 1 2 3, आउटर में 5। तो सारे फॉस्फोरस पे 1 लोन पेयर है। सारे फॉस्फोरस पे कितने लोन पेयर है, 1। और फॉस्फोरस है कितना हमारे पास, 4। सो 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4। और टोटल करेंगे तो 16 लोन पेयर। ध्यान से समझिएगा। हाउ मेनी पीओपी लिंकेज इन P4O6? स्ट्रक्चर बनाइए, पीओपी लिंकेज काउंट कीजिए, O6 में 6 ही है। क्लियर। हाउ मेनी लोन पेयर इन P4O6? ऑक्सीजन जहां जहां काउंट कीजिए, 6 ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, तो 12। जहां जहां फॉस्फोरस है 4 फॉस्फोरस पर फॉस्फोरस 1 लोन पेयर, सो 12 + 4 16 लोन पेयर टोटल। नाउ हाउ मेनी लोन पेयर्स आर इन P4O10? यहाँ देखिए 2 तरह के ऑक्सीजन है। एक POP वाले ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कैसा है हमारा, एक ऑक्सीजन है हमारा जो POP में है। ऐसे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, काउंट कीजिए 6 POP वाले, 1 2 3 4 5 6। और हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहते हैं, तो 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12। नाउ और भी ऑक्सीजन है जो P डबल बॉन्ड वाले हैं। अब फॉस्फोरस में लोन पेयर नहीं बचा हुआ है क्योंकि वो कनेक्ट हो चुका, 1 2 3 4 5। इस ऑक्सीजन में सिंगल और ये वाले में डबल, हर जगह ये वाले में डबल, ये वाले में डबल, यहाँ डबल। जो 6 लोग दिखे आपको वहां डाल दीजिए, जो 6 लोग दिखे, 1 2 3 4 5 6। और जो ये वाले हैं सिंगल। तो P डबल बॉन्ड वाले ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास, सॉरी सिंगल क्यों, 2 4 6 8, सब पे डबल है, बट नेचर अलग है। नेचर क्या हमारा अलग है। तो टोटल हमारा पीओपी ऐसे जैसे ऑक्सीजन 6 है और P डबल बॉन्ड वाले हमारे पास 4 हैं। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। और जब 4 है तो वहां भी ऑक्सीजन पे 2, तो 8। सो टोटल हमारे पास कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 20। So with this we have done this numerical section. We have to see one important question about the P4O10 dehydrating nature, कि कैसे पानी निकलता है. So we'll rub it out and soon we'll discuss that concept.
सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सम इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से इसको देखेंगे, अदरवाइज हमारा लेक्चर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। सो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हमने पढ़े थे उसके लास्ट ऑक्साइड N2O5 का प्रिपरेशन HNO3 और P4O10 में किया था, और यही P4O10 तो आज हमने पढ़ा है लास्ट वन, जिसको मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल रहा हूँ। तो ये तो कहीं पानी निकालता हुआ आपको दिख नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आई सेड द स्पेशल क्वेश्चन फॉर स्पेशल स्टूडेंट। सो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, कोई वाटर का रिमूवल नहीं दिख रहा है, इवन दो आई सेड यू टुडे कि P4O10 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या निकालेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी तो उसको निकालना चाहिए था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट देता हूं, H2SO4 को P4O10 से रिएक्शन करा दीजिए, खुद सारा राज खुल जाएगा। तो H2SO4 को हम कैसे लिख सकते हैं, सारा राज यही है, देखिए ध्यान से, ये जो दिख रहा है OH के फॉर्म में, दिस इज एक्चुअली H2SO4 एंड P4O10 तो मैंने आज आपको लिखना सिखा दिया है। P4O10 जल्दी जल्दी लिख लीजिए, टाइम कम है इस वीडियो में इसलिए थोड़ा जल्दी बताता हूँ, पर कॉन्सेप्ट पूरा है, ध्यान से देखिए। सो दिस इज द P4O10। अब क्यों पानी निकालेगा, यही जानना हमको कि व्हाई इट इज गोइंग टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम एनीथिंग एल्स। ये P4O10 क्यों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है क्या करने की, ओपन अप होने की। इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये ओपन अप होके हमको क्या दे, हमको H3PO4 दे दे, क्या दे दे हमको, H3PO4 दे दे। और ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी के लिए लोगों से OH- को लेता है। अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, तो ये क्या करेगा, इस OH- को यहां से अगर रिलीज हो, कैसे हो वो भी मैं बता देता हूं। OH- को अगर रिलीज करा देगा तो OH- जाके यहाँ टेट्रा सेंटर पे अटैक करेगा। अब क्यों हो रहा है ये भी समझ लीजिए, अगर ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में शिफ्ट किया, सल्फर पहले से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड में तो सल्फर पहले से बना हुआ, तो सल्फर इससे ज्यादा अब नहीं बॉन्ड बना सकता, अपने मैक्सिमम बॉन्ड बना चुका है। और जब ये लोन पेयर या ऑक्सीजन का आगे शिफ्ट होगा, यहाँ एक बॉन्ड आएगा तो 7 में जाएगा, तो एक को टूटना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड होगा, और यही OH- आगे जाके इस टेट्रा सेंटर पर अटैक करेगा फास्फोरस के, और इसको ये 3 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे तोड़ने के लिए। इसको मैं जूम करता हूं, अब अच्छे से देखिए, P डबल बॉन्ड O, और इस 3 को उसने तोड़ा, और यहां से ऐसे 3 मॉलिक्यूल का रिएक्शन होगा, तो इस पे 3 क्या आके जुटेंगे, 3 OH जुटेंगे। इसी को काउंट कर लीजिए, H3 P 3 ऑक्सीजन एंड 1 मोर ऑक्सीजन, PO4, H3PO4। सो क्या बना दिया इसने, H3PO4। और यहाँ क्या बच गया, ध्यान से देखिए, SO3H, H प्लस निकल जाएगा, SO3H प्लस, S प्लस निकल के यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि वाटर का रिमूवल दिख नहीं रहा, पर हो तो रहा है। यहाँ मल्टीपल जो OH जा रहे हैं, बहुत सारा OH रहता है, तो उसमें से क्या निकलेगा, वाटर का ही तो रिमूवल हो रहा है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। व्हाई इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज इट हैज ए टेंडेंसी टू गेट ओपन अप। एंड कैसे ओपन अप होगा, OH- को अपने ऊपर अटैक करवा लेगा टेट्रा सेंटर पे। तीनों सिंगल, तीनों सिमेट्रिकल है, PO सिग्मा, सिग्मा वाले तीनों टूटेंगे, क्योंकि सिग्मा सिंगल, नॉट सिग्मा सिंगल, क्योंकि डबल इससे थोड़ा मजबूत, यही तीनों टूटेंगे। टूटने के बाद तीनों पे एक OH की कनेक्टिविटी हो जाएगी, मल्टीपल OH निकल रहा है, तो वाटर का रिमूवल तो हो ही रहा है, बस हमें दिख नहीं रहा है, और ये फाइनली H3PO4 में बन जाएगा। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टुडेज लेक्चर। आई थिंक आपको मजा आया होगा। इसके एप्लीकेशंस हम आगे देखेंगे। यहां से अगर इसके एप्लीकेशंस को देखा जाए तो यहां से क्या होता है, अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल कहां कन्वर्ट हो जाता है, ईथर में, या अगर अल्कोहल ही है वो आगे जाके एल्कीन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, एसिड के एनहाइड्राइड बन जाएंगे। और ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ सिखाई, सिर्फ यही नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्ट और कहां कहां लग सकता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको अल्कोहल पे लग सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको एसिड पे लग सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको सल्फोनिक एसिड पे लग सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको वाटर पे लग सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको हेवी वाटर पे लग सकता है। क्योंकि जहां जहां से OH रहेगा वहां वहां से P4O10 उसके पानी को खींचेगा और ओपन अप होने की टेंडेंसी करके H3PO4 बनाएगा। तो इस वर्चू से अल्कोहल ईथर में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल एल्कीन में भी एसिड एनहाइड्राइड में, इससे सारे रिएक्शन होंगे, और ये एप्लीकेबल यहाँ हो सकता है अल्कोहल पे, एसिड पे, सल्फोनिक एसिड पे, वाटर पे एंड हेवी वाटर पे। तो इन सब चीजों के साथ वी हैव फिनिश्ड द टुडेज लेक्चर। आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, आप इसका एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो वीडियो को रिव्यू कीजिए। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।